अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर आमिर। वेलकम टू अवर टुडेज़ हेल्थ सेशन। आज अपने हेल्थ सेशन में हम एक ऐसी मेडिकल कंडीशन को डिस्कस करेंगे जिसके केसेस बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं। मीडिया भी इसको काफ़ी हाईलाइट कर रहा है और ख़ास करके वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, वो इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आज हम डिस्कस करेंगे नमूनिया को। इन बच्चों के अफेक्ट होने की बेसिक वजह ये होती है कि एट द टाइम ये डायग्नोस नहीं हो पाता है कि ये बच्चा नमूनिया की वजह से बीमार हो रहा है या फिर कोई और डिज़ीज़ है, और डिजीज़ के डायग्नोस ना होने की वजह से अल्टीमेटली उस बच्चे की डेथ हो जाती है। पाकिस्तान में हर साल 4 लाख बच्चे डेथ कर जाते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है, और उनमें हर चौथा बच्चा जो है वो इस नमूनिया की वजह से ही एक्सपायर होता है। इसका मतलब ये है कि नमूनिया एक ऐसी बीमारी है जो नंबर 1 काज़ बनती है 5 साल से कम उम्र के बच्चों में। तो इससे पहले कि हम लोग अपने सेशन का आगाज़ करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कम्युनिटी और ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे हेल्थ अवेयरनेस हासिल कर सकें। अच्छा जी, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ये नमूनिया होता क्या है। देखें, नमूनिया बेसिकली आपके लंग्स का, आपके फेफड़ों के इन्फेक्शन को कहते हैं। देखिए, अमूमन होता ये है कि बच्चा जब बीमार होता है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की वजह से, तो पेरेंट्स ये डायग्नोस नहीं कर पाते हैं कि बच्चा बीमार किस वजह से है, और वो उसको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते रहते हैं, होम रेमेडी देते रहते हैं, और फिर नतीजतन होता ये है कि अल्टीमेटली बच्चा इस कंडीशन में पहुंच जाता है जहां पर उसकी डेथ हो जाती है। नमूनिया एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और इससे काफ़ी ही डेथ होती हैं, और ख़ास करके वो लोग जिनकी उम्र 15 साल से कम होती है या फिर 60 साल से ज़्यादा होती है, वो इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। अब आते हैं कि नमूनिया के साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, नमूनिया में आपको बुखार हो जाएगा, आपका सांस फूल जाएगा, आपके सीने में दर्द होगा, आपको खांसी होगी, खांसी के साथ साथ आपको पीला बलगम आना शुरू हो जाएगा। तो ये साइन सिम्टम्स बन सकते हैं इस नमूनिया के, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये साइन सिम्टम्स आपको नमूनिया में भी हों। कुछ और बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आपको ये साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसको डायग्नोस करना बड़ा ज़रूरी होता है, और इसको डायग्नोस करने का जो बेहतरीन तरीका है वो है एक्सरे। आपके डॉक्टर आपको एक्सरे रिकमेंड करेंगे। एक्सरे के ज़रिए ही ये चीज़ डायग्नोस की जा सकती है कि आया आपको ये सारी तकलीफ़ नमूनिया की वजह से है या फिर आप किसी और बीमारी में मुब्तला हैं। अगर आपका नमूनिया एक लंग से दूसरे लंग में फैल जाता है तो फिर आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, और फिर शायद आपको वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा अगर नमूनिया आपके ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करेगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी फ़ौरन ही कम हो जाएगा। एक्सरे के अलावा कुछ और ब्लड टेस्ट भी होते हैं जिनसे ये डायग्नोस किया जा सकता है कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं है, और वो इन्फेक्शन आपको नमूने की वजह से है या फिर किसी और वजह से है। अगर वो इन्फेक्शन आपको नमूने की वजह से है तो उसकी एक एंटीबायोटिक थेरेपी है जो सर्टेन डेज़ के लिए होती है, कुछ दिनों के लिए होती है। मोस्टली नमूनिया की ट्रीटमेंट 5 से 7 दिन चलती है। इसमें 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में आपके साइन सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं, आप काफ़ी बेहतर महसूस करते हैं। इसके अलावा अगर नमूनिया आपका कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो फिर ये ट्रीटमेंट बाज़ औक़ात 4 हफ्ते तक भी चली जाती है। मतलब 4 वीक्स तक ये ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक की आपको लेनी पड़ती है ताकि इस नमूनिया को मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जा सके। अच्छा जी, अब आते हैं कि हम इस नमूनिया से किस तरह बच सकें, इसकी प्रिवेंशन क्या होनी चाहिए। देखें, सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी हाइजीन अच्छी कीजिए, क्योंकि इस तरह के बैक्टीरिया, वायरस या फंगस का ट्रांसफ़र होना आपकी बॉडी में, उसका जो मेन सबब होता है वो आपके हाथ ही होते हैं। तो अपने हाइजीन को अच्छा कीजिए, अपने हाथों को साफ़ कीजिए ताकि इस तरह की कोई भी ट्रांसमिशन आपके हाथों के ज़रिए आपके जिस्म के अंदर जा ना सके। सेकेंडली फिर ये है कि आप वैक्सीन ज़रूर करवाया करें। नमूनिया का जो काज़ बनता है और जो मोस्ट कॉमन केसेस हमारे पास रिपोर्ट होते हैं उसमें सबसे कॉमन जो होता है वो होता है न्यूमोकोकल नमूनिया। नमूनिया की वैक्सीन भी अवेलेबल है, वो आपको 5 साल में 1 मरतबा लाजमी लगानी चाहिए, और फिर अगर आपको दोबारा वैक्सीन के बाद ये नमूनिया होता भी है तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जो आपको वैक्सीन के बगैर ये हो सकता है। इसके अलावा फ्लू वैक्सीन जो है वो ज़रूर लगवाया करें। एनुअली आपको फ्लू वैक्सीन लगवा देनी चाहिए। इसका जो बेस्ट टाइम होता है वो अक्टूबर होता है। अगर आप उस फ्लू वैक्सीन का शॉट ले लेंगे तो काफ़ी हद तक मुमकिन होता है कि आप इस नमूने जैसी बीमारियों से महफूज रह सकें किसी हद तक। इसके अलावा जो नमूने से बचने के लिए आप एहतियाती तदाबीर ले सकते हैं वो है मास्क का इस्तेमाल। मास्क का इस्तेमाल किया करें, वो चाहे आप हों या फिर आपके बच्चे हों, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हों, और ख़ास करके ये जो सीज़न चल रहा है जिसमें इस तरह के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी कीजिए ताकि आप इस तरह के नमूने जैसी बीमारियों से महफूज रह सकें। इसके अलावा अगर मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँ कि अगर आपका बच्चा नमूनिया में मुब्तला है तो आपको कैसे पता पड़े कि ये नमूने की वजह से है या फिर किसी और डिज़ीज़ की वजह से है। देखें, अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँ तो तकरीबन कोई 15 मिलियन के करीब जो है एपिसोड्स हमारे मुल्क में वो सिर्फ खांसी, नज़ला ज़ुकाम के होते हैं। लेकिन हर खांसी, नज़ला ज़ुकाम का मतलब ये नहीं होता कि ये नमूनिया का सबब बन रहा है।
तो अगर आपका बच्चा या फिर आप समझें कि ये नमूने की तरफ जा रहा है, तो उसके जो साइन सिम्पटम्स होंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि अगर वो खांसी है और खांसी 3 दिन से ज़्यादा चल रही है, और अगर बुखार है, वो बुखार 3 दिन से ज़्यादा चल रहा है। इसके अलावा बच्चों में आप देखें कि उसको सांस लेने में अगर तकलीफ़ हो रही है और वो सीने की बजाय पेट ज़्यादा बाहर निकाल रहा है, सांस लेने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसके लंग या उसके फेफड़े काफ़ी मुतासर हो रहे हैं, सांस लेने में उसको दुश्वारी हो रही है। तो ये कंडीशन बन सकती है कि वो नमूनिया की तरफ जा रहा हो। और फिर आप देखें कि बच्चे के सीने में कुछ गड्ढे से पड़ रहे हैं, तो फिर ये इंडिकेट करता है कि बच्चा शायद नमूनिया जैसी डिज़ीज़ में मुब्तला है। तो फिर फ़ौरन आपको डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए ताकि वो डायग्नोज़ करके इस चीज़ की ट्रीटमेंट आपके बच्चे को दें और वो फ़ौरन ठीक हो सके। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जब भी इस तरह की बीमारी आती है, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को एक होम रेमेडी में डाल देते हैं और फिर वो होम रेमेडी कंटिन्यू करते रहते हैं हफ्ते 2 हफ्ते तक। और फिर जब वो होम रेमेडी काम नहीं करती है, फिर आप डॉक्टर की तरफ आते हैं। तो इस तरह की होम रेमेडी को कंटिन्यू ना किया करें। आप देखिए, अगर 3 दिन तक ये आपकी होम रेमेडी काम नहीं कर रही है, तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। नमूनिया के केसेस एज़ कंपैरेटिवली दूसरे कॉन्टिनेंट के एशिया में ज़्यादा होते हैं। एशियन कंट्रीज़ में मिसाल के तौर पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पर जो भी कंट्रीज़ यहाँ मौजूद हैं, उनमें जो नमूने के केसेस हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। उसकी एक वजह तो ये बनती है कि एशियन कंट्रीज़ में जो हमारी इम्यूनिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, और इम्यूनिटी अच्छी ना होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो डाइट है। तो अगर आप अपनी डाइट को अच्छा करेंगे, आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, तो ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि आप बैक्टीरिया, वायरस या फिर इस तरह के फंगस से मुकाबला कर सकें और इस बीमारियों से बच सकें। उस इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आपको फ्रेश जूसेस लेने चाहिए, वेजिटेबल लेनी चाहिए, प्रोटीन या फिर विटामिन्स वगैरह के सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी रहे और इस तरह की किसी भी बीमारी में आप मुब्तला ना हो सकें। इसके अलावा वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं और फिर ख़ास करके घर में स्मोकिंग करते हैं, वो चाहे फ़ादर हों, मदर हों या कोई भी रिलेटिव हों, तो वो लोग जो क्लोज़्ड एनवायरनमेंट में स्मोकिंग करते हैं, उनके बच्चे भी इस तरह की डिज़ीज़ से बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होते हैं। तो कोशिश क्या करें कि ये स्मोकिंग आप ना करें, अगर करनी पड़ जाए तो ओपन एरिया में जाके करें, ताकि आपके बच्चे या आपकी फ़ैमिली इससे अफ़ेक्ट ना हो। इसके अलावा आपने एक और लफ्ज़ सुना होगा जिसको डबल नमूनिया कहते हैं। तो ये डबल नमूनिया होता क्या है? देखें, डबल नमूनिया का जो मफ़हूम इस्तेमाल किया जाता है, उसका मतलब ये होता है कि अगर आपका नमूनिया एक लंग से दूसरे लंग में फैल जाए, तो बाज़ औक़ात उस चीज़ को, उस मफ़हूम को डबल नमूनिया की सूरत में ज़ाहिर किया जाता है या कहा जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एंटीबायोटिक का यूज़ बड़ा ही लिमिटेड किया करें। मिसाल के तौर पे कुछ बीमारियाँ भी ऐसी होती हैं, मिसाल के तौर पे ब्रोंकाइटिस हो गया या फिर वायरल निमोनिया हो गया, तो उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है। और फिर अक्सर आपने देखा होगा कि कोई आपको कहेगा कि मैंने एंटीबायोटिक यूज़ की थी, आप भी कर लो, और उसने की थी, वो भी ठीक हो गया था, तो ये भी आप भी कर लो। तो किसी के कहने पे कभी भी एंटीबायोटिक यूज़ नहीं किया करें, इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट किया करें, वही डायग्नोज़ करके आपको बताएँगे कि आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या नहीं है। तो नमूने को कंट्रोल करने के लिए उसका डायग्नोज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कभी भी आपको इस तरह के साइन सिम्पटम्स हों या आपके बच्चे को हों, तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता कीजिए, उसको डायग्नोज़ कराइए और उसकी ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। तो ये एक छोटा-सा सेशन था इस नमूने के हवाले से। उम्मीद है आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो काइंडली मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। मुझे बड़ी खुशी होगी आपको आंसर देके। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने किसी नए सेशन में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल कीजिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।